Good morning, online students as well. Requesting to, we'll wait for 5 more minutes and then we'll start. Good morning, everyone. Thank you so much for joining in live. We'll wait for 5 minutes and then we'll start the session. Hi, Yash. Can somebody confirm on the chat box that whether my voice is audible and clear or not? Okay. Good morning, everyone. We'll wait for a few more minutes and then we'll start the session. We'll wait for a few more minutes and then we'll start the session. Hi, Mitali. Hi, Raj. Can you just confirm whether my voice is loud and clear or not? Whether my voice is loud and clear or not, can you just please confirm? Awaz, okay. Thank you so much. Thank you so much, Yash. Okay, we'll wait for a few more minutes and then we'll start the session. We'll wait for few more minutes so that people can join in and then we'll start the session. Thank you everyone for joining in live. We'll wait for a few more minutes and then we'll start the session. Okay. New place, new faces today. New faces. Yeah, I know. Good. Sit. Okay. Thank you everyone for joining in live. We'll wait for a few more minutes and then we'll start the session. We'll wait for a few more minutes. Within a 2 to 3 minutes, we'll start the session. आवाज ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आवाज ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यश, राज, मिताली, is my voice audible to offline students? Good. चलिए. So today we'll be discussing about the Indian Contract Act, which we are discussing about. This is the third session, and we'll be discussing about other essentials elements of the contract. Okay. पहले के 2 सेशंस में हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट का साइकिल पढ़ा. ठीक है. कल हमने पढ़ा था कंसिडरेशन. ओके. एंड कंसिडरेशन के साथ साथ हमने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में 2 क्वेश्चन करे थे. वन वाज सिचुएशन बेस्ड एंड वन वाज पेयर एक्ट बेस्ड. ठीक है. कल हम किसने टेस्ट नहीं दिया? Who did not attempt the test? Why? You're not there. Okay. Any? तुम लोगों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? ओके. देखो ऐसा है, सारी प्रायोरिटीज अब छोड़ दो. प्लीज लीव ऑल द प्रायोरिटीज एंड जस्ट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन. तो जो भी हम लोग मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं इन अ वेरी फास्ट पेस, उसी के बेसिस पे हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का टेस्ट इवनिंग में होगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग दैट पेपर सो दैट यू कैन रीइवैल्यूएट योरसेल्फ कि तुमने जो सुबह पढ़ा वो शाम को अच्छे से लिखा कि नहीं लिखा. तो मुझे बताओ, जिन्होंने टेस्ट दिया उन्हें कैसा लगा? कोई चेंज लगा? कोई चेंज था? मतलब वर यू एबल टू रिकॉल वेल द सेक्शन, द केस लॉज एंड द कॉन्सेप्ट? रिकॉल हुआ था? मतलब स्टिकी नोट्स काम करे थे? चलो गुड. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है. It is other essential with respect to elements of contract. It's a very bit technical topic, but we'll try to understand it.
इसमें हम 5 चीजें कवर करेंगे. आई मेक श्योर कि आज जब हम क्लोज करें तो 4 चीजें तो एटलीस्ट उधर से लर्न करके जाए, एंड 5th हम लोग कल पिकअप कर लेंगे. चलिए, अब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू असेंशियल्स, विथ रिस्पेक्ट, हाय आशर, गुड मॉर्निंग. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, प्लीज पुट द कंसंट्रेशन हियर. जब भी हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो पहला आता है कैपेसिटी. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत है. तो बेसिक से पढ़ना, हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत है. तो पहला, हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा था. हमारा स्टेबल माइंड होना चाहिए, हम लोग मेजर होने चाहिए, और हम लोग नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए. कैन समबडी टेल मी, कैन समबडी टेल मी कि मेजर का मतलब क्या था और 21 कब था? सॉरी, कब? वो 2 कंडीशंस थी. लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पर्सन से आपका गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, और वो एक्ट का नाम भी था इसमें. वो एक्ट का नाम क्या था? गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट के अंडर आपका गार्डियन अपॉइंटेड हुआ हो. तो एज क्या हो जाएगी उस टाइम पर? 21. सॉर्टेड. चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं आज 3 चीजों की, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब हमने फर्स्ट वाला कॉलम तो कर लिया था, राइट? फर्स्ट वाले कॉलम में क्या था कि हमारा मेजर होना जरूरी है, मतलब हमारा 18 ईयर्स अबव होना जरूरी है, और 2 केसेस में 21 ईयर्स अबव होना जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड, टुडे आज मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करूंगी, बिकॉज आई वांट कि तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस ठीक हो. तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कल लर्न करी थी वैसे आज भी लर्न करेंगे, ठीक है? कीवर्ड्स जैसे कल लर्न करे थे आज भी लर्न करने की कोशिश करेंगे. अब अंडरस्टैंड करना, प्री कॉन्सेंट आज हम पढ़ेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हम लोग कल करेंगे. अब फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री कॉन्सेंट? तुम्हें ये वर्ड देख के क्या समझ आता है? बिना किसी दबाव के, ओके. जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और अपने इच्छा से, अपने सहयोग से, करेक्ट. फ्री कॉन्सेंट इज एब्सोल्युटली दैट, जो तुम लोग बोल रहे हो हिंदी में, हमने कोई कॉन्सेंट दी, हाँ या ना की, वो हमारी विल से हो, हमारी मर्जी से हो, हमें कोई दबाव ना हो. बट फ्री कॉन्सेंट के लिए इन्होंने 5 चीजें एन्यूमरेट करी है कि अगर फ्री कॉन्सेंट में ये नहीं होगा तो मान लिया जाएगा कि वो फ्री कॉन्सेंट है. फ्री कॉन्सेंट में क्या नहीं होना चाहिए? ये 5 चीजें नहीं होना चाहिए. सॉर्टेड. तो कौन सी 5 चीजें नहीं होना चाहिए? कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. इसको रट्टा मारने में या क्रैम करने में कोई प्रॉब्लम है? लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है? फ्रॉड, कोएरेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, सॉर्टेड. एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए. जैसे मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इस पर्सन को मार दो. मैं इसे 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इस पर्सन को मार दो. तो अनलॉफुल ये क्या है? कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है, राइट? दोनों ही अनलॉफुल है, कंसिडरेशन भी अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. मतलब किसी भी लॉ में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, एक्सप्रेसली मतलब लिखा हुआ है, रिटन या ओरल में लिखा हुआ है कि भैया इट शुड बी वॉइड. तो देखो, इस पर्टिकुलर प्रांजल का एक क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, आई वांट टू आंसर फॉर एवरीवन. मैम, केस लॉ के सिर्फ नाम लिखने से चलेगा या स्टोरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा?
व्हाट डू यू, मतलब तुम्हारे क्या अंडरस्टैंडिंग है? बहुत सारे, एग्जैक्टली देखो सुनो, बट आप एक चीज कर सकते हो जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताई थी, उसका की पॉइंट और सिग्निफिकेंस, दो चीजें लिख दो। की पॉइंट क्या होता है? वन लाइनर, वो पर्टिकुलर केस किस टॉपिक के बारे में है, राइट? की पॉइंट हमने लिखा था उस दिन, दो चीजें लिखी थी, की पॉइंट एंड सिग्निफिकेंस। तो ये दो चीजें लिख के आ जाओ, स्टोरी मत लिखो, बट एटलीस्ट ये तो बता के आओ कि वो उस पर्टिकुलर केस का की पॉइंट क्या था, राइट? तो जस्ट नाम लिख के आओ, दैट इज मोर देन इनफ, बट उसका की पॉइंट जरूर लिखना, उसका की पॉइंट जरूर लिख के आना, मतलब वो क्या सेक्शन पे बेस्ड है, उसमें हुआ क्या था, उसमें हुआ क्या था। गॉट इट? सॉर्टेड? चलें, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम पहले इस पर्टिकुलर स्लाइड को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे वाले पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है? चलो पहले मुझे बताओ, अभी हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो चार चीजें होना चाहिए। पहली क्या थी? पहली क्या थी? देखो मैं बताती हूं, इसको इस तरीके से लर्न करो। तुम ये इमेजिन करना है कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? तो उसमें पहला किसने किया? वो तुम हो, तुम हो, राइट? तुमने किया, तो तुम्हारी क्या होनी चाहिए? एज। तुम क्या होने चाहिए? और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी, ठीक है? मतलब वो लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, बराबर? तो पहले हमने किसकी बात करी? हमारी बात करी। फिर अब हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो दूसरी हमने क्या बात करी? फ्री कॉन्सेंट की बात करी। तीसरा, जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो चीज लॉफुल होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, एंड इट शुड बी, मतलब लॉ के बेसिस पे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। तो कैसे लर्न करोगे? अपना सोच के लर्न करोगे, ठीक है? आई वॉज डिस्कसिंग, जस्ट रिपीटिंग फॉर यू, we were discussing essential elements of valid contract. Now we are learning this particular table and then we'll move to the next slide. ठीक है? चलो अब सोचना और सोच के बोलना एक एक करके। एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड एसेंशियल्स होने चाहिए, राइट? पहला क्या होगा? सॉरी, यस, पार्टीज मस्ट बी। तो पहले हमने किसकी बात करी? अपनी बात करी। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तीन चीजें होनी चाहिए, क्या क्या? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जब हमने अपनी बात करी तो अपनी इच्छा की भी बात करेंगे, मतलब उसका मतलब क्या है? फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट, तो हमारा फ्री कॉन्सेंट सेकेंड एलिमेंट हो गया। फ्री कॉन्सेंट में कितनी हेडिंग है? 5। फिर उसके बाद थर्ड में हम किसकी बात करेंगे? जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमारा लॉफुल होना चाहिए, और लास्ट में क्या बात करेंगे? इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कोई भी लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेरेशन वॉइड का नहीं होना चाहिए। सबको लर्न हो गया? कोई किसका ऐसा है जिसको लर्न नहीं होता? ऐसा है, लर्न हुआ? चलो ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 10 की, ठीक है? अभी तक हमने कितने पढ़े? सेक्शन 2A क्या था? 2E कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट 2H, ठीक है? अब मुझे बताओ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड 12, कंसेंसस एंड इडम, कंसिडरेशन में कितने सेक्शन थे? और सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2, और 2D भी नहीं बोलोगे? कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहाँ है? 2D, राइट? क्लियर? चलें, अब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलें,
Section 10 of Indian Contract Act provides that the agreement in order to be a contract must satisfy the following condition. मतलब सेक्शन 10 क्या बोलता है, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. ठीक है, वो 4 कंडीशन अभी हमने लर्न करी लर्न. तो अभी हमने क्या लर्न करा, कंडीशंस लर्न करी. कौन से सेक्शन की लर्न करी? तो देखो, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमने लर्न करा, पहला पॉइंट. फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा पॉइंट. लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो अभी जो हमने टेबल पढ़ा, वो टेबल कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10 है. फ्री कॉन्सेंट 13 है. अभी जो हमने टेबल पढ़ा वो कौन सा सेक्शन था? 10 की कितनी कंडीशन है? 4. पहला कंडीशन क्या है? कॉम्पिटेंट. दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड, क्योंकि पहला वाला तो हम पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके हैं? कॉम्पिटेंट का. कॉम्पिटेंट में हमने 3 चीजें पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी? कि वो डिस्क्वालिफाइड. तो ये हमने किस एक्ट से लिंक किया था? किस एक्ट से लिंक किया था हमने इसको? 21 ईयर्स ऑफ एज कौन से एक्ट में थी? गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट में. तो इस पर्टिकुलर हेडिंग को किस एक्ट से लिंक करोगे? गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट. ठीक है, अब हम सेकेंड हेडिंग पढ़ रहे हैं. वो क्या है? क्या? फ्री कॉन्सेंट. अब फ्री कॉन्सेंट पढ़ते हैं. ठीक है, definition of consent according to section 13 is 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. ये याद रखना, ये consent की definition है, ये free consent की definition नहीं है. करेक्ट. तो consent section 13 हमने पहले भी पढ़ा है. उसको क्या बोला था हमने? consensus ad idem. करेक्ट. तो सेक्शन 13 क्या बोलता है? 2 लोग are said to consent to each other जब वो एक चीज पे, एक टाइम पे, एक सेंस पे अग्री करें. तो इसमें 2 चीजें हैं, सेम थिंग और सेम सेंस. तो इसके 2 कीवर्ड क्या याद रखना है? सेम थिंग, सेम सेंस. सेक्शन कौन सा लर्न करोगे? सेक्शन 13. अभी तक किसी को भी डाउट या किसी को लर्न नहीं हुआ है? किसी ऐसा है पर्सन है जिसको लर्न नहीं हुआ है? मैंने बोला कार्तिक को कि कबीर को कि मुझे तुम्हारी वॉच 500 रुपीज में बेच दो. कार्तिक ने बोला यस आई एम रेडी टू सेल माई वॉच एट 500 रुपीज. ये क्या है? फ्री कॉन्सेंट. इसमें 2 वर्ड है. क्या 2 वर्ड है? सेम थिंग सेम सेंस. सेक्शन कौन सा है? 13 एक और जगह से लिंक किया था. क्या फ्रेज था? कंसेसेस एड इडम. कंसेसेस एड इडम. क्लियर? कंसेसेस एड इडम की तरह लिंक किया था. क्लियर? लर्न हुआ? ठीक है, चलो अब कंसेंट इज नॉट फ्री. क्या लिखा है? कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, वही 5 हेडिंग, कोएजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ठीक है, करेक्ट. चलिए अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोएजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब पहले के जो 4 पॉइंट है उसका अफेक्ट क्या होगा. मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों में से कोई भी एक पाया गया, इसको समझेंगे हम. कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट के पॉइंट में ये चारों में से कोई भी एक पाया गया तो इसका अफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल. वॉइडेबल मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वो सही था, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल. वॉइडेबल. ठीक है, तुम लोगों ने रट्टा नहीं, तुम लोगों ने लर्न नहीं किया क्या? ये
किया है ना, मैं तुमको लर्न ये करना पड़ेगा। चलिए मैं वैसे लर्न करवा रही हूँ, डोंट वरी, वी आर मेकिंग श्योर कि हम इधर लर्न करके जाएंगे। अगर मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। तो मतलब पहले 4 में कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 चीजें होती है कोई भी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल। और मिस्टेक अगर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ना 2 टाइप की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, बायलैटरल मतलब वो साइड। ठीक है, अब सुनो, बायलैटरल 2 टाइप की होती है। एज टू सब्जेक्ट मैटर, मतलब मिस्टेक 2 लोगों की हुई, मतलब मिस्टेक 2 लोगों की हुई। एज टू सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस चीज के लिए मिस्टेक हो गई दोनों साइड से। मैंने बोला कार्तिक मुझे तुम्हारी फॉसिल की वॉच दे दो। कार्तिक को लगा उसकी जो ग्रीन कलर की फॉसिल की वॉच है मैं वो मांग रही हूं, बट मैं मांग रही थी ब्लैक वाली। तो ये क्या हुआ? बायलैटरल मिस्टेक। उसको लगा ग्रीन वाली, मुझे लगा ब्लैक वाली। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मैं आगे पढ़ाऊंगी डिटेल में। यूनिलैटरल 2 टाइप की होती है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। ये रट्टा नहीं मारते, सिर्फ ऊपर का मारते हैं, बिकॉज क्रैमिंग के लिए नीचे वाला पोर्शन में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर तुम लोग लर्न करना। बट ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वॉइडेबल है पहले वो लर्न करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम मुझे एक बात बताओ, हमने पहला सेक्शन आज कौन सा पढ़ा? 10। 10 की कितनी कंडीशंस है? 10 क्या बोलता है पहले ये बताओ। 10 बोलता क्या है? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या असेंशियल एलिमेंट होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कितने एलिमेंट? 4। पहला कौन सा? कैपेसिटी में कितने पॉइंट? 3। पहला कौन सा? मेजर में कौन से एक्ट से लिंक करोगे? गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट। प्री कॉन्सेंट में कितनी हेडिंग? पहली कौन सी? और मिस्टेक। ठीक है, तीसरी हेडिंग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। और लास्ट वाली हेडिंग हमने पहला कॉम्पिटेंसी पढ़ लिया था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्री कंसेंट। ठीक है, ये जो तुमने 4 चीजें बताई ये वो कौन से सेक्शन में है? कंसेंट किस में डिफाइंड है? 13। कंसेंट किस में डिफाइंड है? 13 को हम लोग किस से लिंक करेंगे? कंसेसिस एड ईडम। इस कंसेंट में 2 एलिमेंट है, क्या 2 एलिमेंट है? सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस। अब सुनना, अगर कोएरेजन हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? क्या होगा? मिस्टेक हुई, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, मतलब सिर्फ मिस्टेक के केस में क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट, बाकी 4 केसेस में? किसी को अभी भी लर्न नहीं हुआ है तो बताओ, किसी को लर्न नहीं हुआ है तो बताओ। कंसिडरेशन का सेक्शन 2D, और किससे लिंक करेंगे? 25। ठीक है, करेक्ट। किसी को ऐसा है जो लर्न नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं ये वाली टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही, बार बार रिपीट करने की टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं हमसे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला तरीका नहीं हो पा रहा, कोई और तरीका चेंज करो? ठीक है, तरीका ठीक है, चलो। तो हमने कॉन्सेंट किधर पढ़ा? कॉन्सेंट किधर पढ़ा हमने? जोर से बोलो। सेक्शन 13। तो फ्री कॉन्सेंट कहां पढ़ेंगे? 14। 12 क्या था? अनसाउंड माइंड। ठीक है, चलिए तुम लोग जितना दिमाग को आगे पीछे करोगे, द मोमेंट यू विल मेक श्योर तुम्हारा दिमाग उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। 14 पढ़ते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, वही 5 चीजें। क्या 5 चीजें? कोएजन, कोएजन 15,
अंडू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, मिस्टेक 20, 21, 22, तो 19 कहां गया? 19 का अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें अफेक्ट है, तो 19 मैं पढ़ाऊंगी, 19 में पढ़ाऊंगी। तो ये क्या याद रखेंगे कि 19 सेक्शन हमारा इस पर्टिकुलर लाइन में नहीं आता है। कौन सा सेक्शन नहीं आता? कौन सा सेक्शन नहीं आता? याद रखेंगे। चलिए अब समझते हैं। प्री कॉन्सेंट पढ़ा, कॉन्सेंट कौन से सेक्शन में था? 13 में 2 वर्ड्स पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है? सेम थिंग सेम सेंस। प्री कॉन्सेंट कौन सा सेक्शन? कोएरेजन, बोलो। हाँ, कोएरेजन 15, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो कौन सा सेक्शन नहीं है? तो 20, 21, 22 क्या हो गया? मिस्टेक, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। बाकी क्या होगा? क्लियर? एनी डाउट्स? जिसको लर्न नहीं हुआ, यस प्लीज। यू आर, इट इज द फर्स्ट क्लास, द फर्स्ट क्लास, ओके ओके। देखो, दिस इज समथिंग दैट हम लोग रिफ्रेशर बैच में रिफ्रेश कर रहे हैं फटाफट। आई थिंक आप ठीक है, चले, सॉर्टेड। आई एम टेकिंग अ मोमेंट सो दैट वी कैन क्लैरिफाई द डाउट, गिव मी अ मोमेंट। चलिए, चलिए, तो हमने कॉन्सेंट पढ़ी 14 में, प्री कॉन्सेंट पढ़ी 13 में, कॉन्सेंट में 2 टर्म पढ़े, क्या पढ़े? क्या 2 टर्म पढ़े? ठीक है, सेम थिंग सेम सेंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. समझना, अगर agreement और contract voidable है, coercion, fraud, misrepresentation और undue influence, मतलब टॉप के 4 में, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होगा, बट किसके ऑप्शन पे होगा? जिसकी कंसेंट ली गई है, जिसकी कंसेंट ली गई है। किसी को डाउट? मैं इसको एक्सप्लेन करूं क्या? और जिसकी कंसेंट ली गई, और वो कंसेंट किस पे ली गई? कोएरेजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज whose consent was so caused, किसके ऑप्शन ऑफ द पार्टी में? जिसकी consent ली गई थी, ठीक है। बट when the consent is vitiated by mistake, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? void, मतलब इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट 0 है, जब से बना तब से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 0, void। बट अगर टॉप के 4 में consent ली गई तो voidable तो होगा, बट किसके ऑप्शन पे होगा? At the option of the party whose consent was so caused, यही लिखना है तुम्हें। किसके ऑप्शन ऑफ द पार्टी पे? consent was so caused, at the option of the party whose consent was so caused। किसी को कोई डाउट? एनीबडी, एनी डाउट? प्लीज प्लीज क्लैरिफाई कर लो अगर डाउट है तो। एनी डाउट? नो? तो वॉइडेबल तो होगा, बट किसके ऑप्शन पे होगा? So, whose consent was so, at the option of the party whose consent was so caused, at the option of the party whose consent was so clear। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कोएरेशन। कोएरेशन का सेक्शन बोले 15। कोएरेशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। कोई बता पाएगा आईपीसी क्या चेंज हो गया है? हो गया है चेंज? क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। कब से चेंज हुआ है? कब से चेंज हुआ है? इस साल हुआ है, 2024 जून से हुआ है,
ठीक है, चले, बट इधर आईपीसी ही लिखना है अभी, क्योंकि अभी चेंज इधर नहीं हुआ है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement। अब बोलो ये क्या पढ़ा रहे हो तुम लोगों ने ये इसके कीवर्ड्स पढ़े नहीं है, राइट? नहीं पढ़े ना, चले पढ़ते हैं अब। The section does not require that coercion must proceed from a party to a contract, nor is it necessary that subject of the coercion must be the other contracting party. It may be direct against any third person whatsoever। अब सुनो, पहले मैं समझाऊंगी, फिर इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे और फिर कीवर्ड्स लर्न करेंगे, ठीक है? चलो, कोएरेशन क्या होता है? कोएरेशन करना या तो आपने कर दिया हो या किसी को धमकाया हो कि हम ये कर देंगे। तो ये पहले दो फ्रेज है, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। कर दिया हो या किसी को धमकाया हो कि हम कर देंगे। एनी एक्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कहा है फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी में वो आप एक्शन नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या हो गया मैं बताती हूं। आईपीसी में कोई ऐसा एक्शन है जो लॉ ने बोला है कि आप नहीं कर सकते और आपने किसी को धमकाया हो कि मैं कर दूंगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम पहली डेफिनेशन में, पहली लाइन में कोई प्रॉब्लम? हाँ, अच्छा देखो, एक हमारा एक्ट है आईपीसी। वो आईपीसी में लिखा है मर्डर करना एक अपराध है, लिखा है। तो कोएरेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी को धमकाया कि मैं मर्डर कर दूंगा अगर तूने ये नहीं किया तो पहला क्या होगा पॉइंट कोएरेशन का, कि आपने कोई ऐसा कमिट करा है एक्ट या धमकाया है दैट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। दूसरा समझना, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आपने धमकाया है या बोला है कि कब्जा करना बोलते हैं प्रॉपर्टी का, उसी को कोएरेशन बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का। तो पहला पॉइंट हमने किस चीज से रिलेटेड पढ़ा? आईपीसी। आईपीसी पहला पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी। तीसरा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने ये क्यों किया? क्योंकि वो पर्सन इस धमकाने की वजह से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। आपने ये क्यों किया? ताकि वो, हमारा इंटेंशन क्या था हमारा, कि अगर मैंने इसे कोएरेशन किया तो ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, it is to be noted that it is immaterial whether the IPC is or is not in force at place where the coercion is employed। ये immaterial है कि IPC था कि नहीं था। अब मैं इसको लर्न करवा देती हूँ आपको। कोएरेशन की सेक्शन बोलो। 15। ठीक है, कोएरेशन में 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है? आईपीसी, ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन है। कहां से फॉरबिडन है? आईपीसी में। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को क्या किया? अनलॉफुल थ्रेटनिंग डिटेन किया। और तीसरा, क्यों किया ये सब? इंटेंशन क्या था? कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। कोई डाउट प्लीज? एनीबडी एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट? कोएरेशन जिसको लर्न नहीं हुआ हो, मैं बता रही हूं, बट 3 पॉइंट अगर लर्न नहीं हुए हो तो पहले ये बताओ। हाँ, मैं रिपीट तो ऑफ कोर्स करूंगी, बट किसी को, चलिए, कोएरेशन का सेक्शन 15। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं कोएरेशन। ठीक है, कोएरेशन का सेक्शन क्या है? 15। तो हमारे कोएरेशन के बेयर एक्ट में 3 चीजें हैं।
तो आपका क्वेश्चन ये था कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप ये लिखोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ, वेरी नाइस, कॉमा 1872 coercion is defined, okay, full stop. The essential elements of coercion are as follows, 1 2 3, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इंडियन पिनल कोड का क्या, कमिट करा या थ्रेटनिंग टू कमिट करा। देखो सुनो सुनो एक बात सुनो, ऐसे पढ़ो, मैं बताती हूं। कमिट करा ये पहला पॉइंट, थ्रेटनिंग टू कमिट किया दूसरा पॉइंट। क्या कमिट, क्या क्या थ्रेटनिंग टू कमिट किया, ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में भी 2 पॉइंट, अनलॉफुल डिटेनिंग पहला पॉइंट, थ्रेटनिंग टू डिटेन दूसरा पॉइंट, क्या, प्रॉपर्टी। तो पहले में भी 2 पॉइंट, दूसरे में भी 2 पॉइंट। पहला पॉइंट अब बताओ, कमिट या थ्रेटनिंग टू कमिट, दूसरे में क्या था, डिटेन या थ्रेटनिंग टू डिटेन, ठीक है। अब देखो पहले में है सी, सेकेंड में है डी, तो सी डी, सी डी। तो पहले क्या था, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, दूसरे में क्या था, डिटेन, या पहले में ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट, और कहां पे वो फॉरबिडन है, आईपीसी में। दूसरे में डिटेनिंग है, किस चीज की, क्या इंटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर कर ले हमारे साथ। अब बताओ कोएरेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया। नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 वो लर्न करने में भी, तुम्हारे लर्न करने में भी आसानी होगा। पहला पॉइंट में 2 चीजें, क्या है, क्या वो एक्ट कहां पे डिफाइन है, दूसरा पॉइंट क्या है, और क्या, प्रॉपर्टी, तीसरा पॉइंट क्या है, इंटेंशन, किस चीज के लिए, इसको क्या बोलेंगे, कोएरेशन। कोएरेशन कहां डिफाइन है, अब बताओ, किसी को नहीं हुआ हो तो बताओ, किसी को नहीं हुआ, डन, किसी को नहीं हुआ, यू गॉट इट, हाँ यू गॉट इट, डन, ठीक है। चलो अब आता है अफेक्ट्स ऑफ कोएरेशन अंडर 19। तो मैंने बताया 19 गायब है, 19 गायब था ना हमारी लिस्ट से, तो कोएरेशन अफेक्ट्स ऑफ कोएरेशन। चलिए कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोएरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या था, वॉइडेबल, मिस्टेक होगी तो वॉइड। चलो कोएरेशन, contract induced by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so obtained। हमने ये पढ़ाई कि क्या होगा, voidable। As to the consequences of the rescission of voidable contract, the party residing a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party to the contract, restore such benefit so far as may be applicable to the person from whom it was received। ये सुनना, अब देखो मान लो, गिव मी अ मोमेंट, चलिए एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया, ठीक है, एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, समझना 2 लोग थे, प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, एक पर्सन ने कोएरेशन में वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन चाहे तो क्या कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल, कि मेरे को नहीं ले, ठीक है, वो मैं आ रही उसी पे आ रही हूं, कि वो क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्या कर सकता है, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसे कर सकता है। तो जो बेनिफिट, मान लो आपने कोई अर्नेस्ट मनी दे दिया है, 10,000 रुपए का अर्नेस्ट मनी दे दिया है, वो आपको लौटाना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी बेनिफिट उस कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव कर रहे हो और आप उसको रिसाइंड कर रहे हो, तो आपको वो बेनिफिट लौटाना पड़ेगा। ये कौन से एक्ट में लिखा है, सेक्शन 19।
अब मैं बताती हूँ ये रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है, लिख लो ये, आई थिंक वेरी लेस पीपल नोइंग। SRA लिखो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है ये। 19 में बताया गया है कि ऐसा करना चाहिए, बट रिसेशन होगा कहां, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। मान लो मेरे को रिलीफ चाहिए तो मैं प्लेंट में क्या लिखूंगी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्या लिखूंगी, this is the point that will give you edge from other students because this is point that 90% people don't know it. देखो अब मैं समझाती हूं। मान लो मैंने और तनु ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने तनु को कोएरेजन किया कि तनु तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेच दो 5 लाख रुपए में। तनु ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि हाँ मैं गगन को प्रॉपर्टी बेच रही हूं 5 लाख रुपए में। तनु के पास क्या ऑप्शन है, रिसाइंड करने का ऑप्शन है, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिसाइंड कर सकती है, बोल सकती है मेरा तो कोएरेजन में था। बट मैंने उस 5 लाख के अगेंस्ट में तनु को 10,000 रुपए पहले दे दिए थे, तो क्या तनु लायबल है मेरे को 10,000 रुपए वापस देने के, देना पड़ेंगे। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज, 1% भी डाउट है तो बताओ। ये थोड़ा टेक्निकल था, मैंने एक अलग लेवल पे लेके गई हूं मैं, आई वांटेड टू टेक इट टू द अनदर लेवल, क्योंकि मुझे वो स्टीरियोटिपिकल वाला चीज नहीं पढ़ाना था। बताओ एनी डाउट, नहीं। अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर अंडर कोएरेजन मस्ट रीपे इट और रिटर्न इट। सेम कहां लिखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये सेम चीज कहां लिखी है, वो कौन से सेक्शन में लिखी है, 71। चलो अब मैं वापस समझा देती हूँ, आई नो इट वॉज टेक्निकल। बताओ, हाँ मैं वही बता रही हूँ। देखो चलो, एक कॉन्ट्रैक्ट में कोएरेजन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। ये कहां लिखा है, नहीं, ये कहां लिखा है, सेक्शन 19 में। आराम से सुनो, मैं वापस बता रही हूं, आराम से सुनो, मैं वापस बता रही हूं, बिल्कुल शांति से सुनना। पहले मेरा सुन लो फिर रिपीट करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनना। कोएरेजन हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट में, तनु और मेरा एग्जाम्पल लो, तनु और मेरा एग्जाम्पल लो। मैंने तनु को एक प्रॉपर्टी, मैंने तनु से एक प्रॉपर्टी ली, कितने में ली, 5 लाख रुपए में। कैसे ली, कोएरेजन करके। कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कराया, कोएरेजन करके। बट मैंने तनु को क्या बोला, अभी तुम 10,000 रुपए एडवांस ले लो, ठीक है। ये 10,000 रुपए क्या है, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, तुम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते तो बोलते हैं ना बका, ये दे दिया, टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी। तो मैंने क्या दिया, बयाना, यस बयाना। तो मैंने क्या दिया, 10,000 रुपए बयाना। बट वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहां मेंशन्ड है, सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 में, ठीक है। क्लियर, अभी तक कोई डाउट ये स्टेज तक, ठीक है। अब मेरे को बताओ, तनु ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, करार कर सकती है, कहां करेगी, सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 में, ठीक है। अब मान लो ये जो 10,000 रुपए मैंने दिए हैं वो मेरे को वापस चाहिए, उसने तो वॉइडेबल करवा दिया बट मुझे तो वापस चाहिए, तो तनु को मेरे को 10,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो तीसरी लाइन पढ़ो, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन फ्रॉम whom इट वाज रिसीव्ड। मतलब जो बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट रिसीव किया तनु ने, 10,000 रुपए का, वो तनु मेरे को वापस देगी। तो इसको क्या बोलेंगे, रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
इसको क्या बोलेंगे? ये कहां मेंशन्ड है? एसआरए में। एसआरए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और यही चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड है। कहां मेंशन्ड है? सेक्शन 71, सेक्शन 70। अब बताओ, तो जैसे अब सुनो, मेरा और तनु का कॉन्ट्रैक्ट याद करो। तनु के पास ऑप्शन क्या है? वॉइडेबल करेगी वो, ठीक है। वॉइडेबल कौन से सेक्शन में करेगी? कौन से एक्ट में? मेरे पास क्या ऑप्शन है? पैसा ले सकती हूं, वो उसको क्या बोलेंगे? रिसेशन। वो कहां मेंशन्ड है? एसआरए में। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां मेंशन्ड है? अब बताओ, अब बताओ। एनी डाउट? आई नो मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके गई हूं, बट आई वांटेड, क्योंकि अगर अभी नहीं जाओगे तो कैसे करोगे फिर? कैसा था? पैसिफिक रिलीफ एक्ट, इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। अब जब तुम सेकेंड कॉन्सिक्वेंस लिखोगे कि रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम क्या लिखोगे? एज मेंशन्ड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एज मेंशन्ड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो जो बेनिफिट मैंने तनु से लिया है, वो मेरे को उसे देना पड़ेगा, तनु को मुझे वापस देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी है, वो कहां है? अब बताओ। मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी कल। कल मैं कल कंफर्म करूंगी, मैं कल कंफर्म कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चले, अब कोरिलेशन पढ़ लिया, डन। एनी डाउट? एनी डाउट? चले, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पहला फ्री कॉन्सेंट का पहला पढ़ा, क्या पढ़ा? नहीं नहीं नहीं, चलो रुकिए रुकिए, मैं स्टार्ट करवाती हूँ। चलो, हमारा आज का टॉपिक क्या था? कितने हैं? कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पहला क्या था? कैपेसिटी में 3 पॉइंट, कौन कौन से? मेजर जो है वो कितने साल? मेजर 18। 21 कब दो कंडीशन में आएगा? गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है। अनसाउंड माइंड कौन से सेक्शन में है? 12, बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरा हेडिंग की। दूसरा हेडिंग क्या था? फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट कहां डिफाइन है? 13 के साथ हम क्या लिंक करेंगे? 13 के साथ हम क्या लिंक करेंगे? 13 के साथ हम एक फ्रेज लिंक करेंगे, क्या होगा? कंसेंसस एट ईडियम। कंसेंट में दो चीजें पड़ी, क्या? फ्री कॉन्सेंट कहां डिफाइन है? 14। कोएरेशन कहां डिफाइन है? कोएरेशन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो क्या होगा? अगर मिस्टेक होगी तो क्या होगा? वॉइड। अगर वॉइडेबल होता है तो एट द ऑप्शन ऑफ हुज द कंसेंट इज सो कॉज्ड, सॉरी, हाँ मतलब कंसेंट इज सो कॉज लिखना है, ठीक है। कंसेंट इज सो कॉज्ड, ठीक है। अब कोएरेशन पढ़ते हैं। कोएरेशन कौन से एक्ट में डिफाइन है? 15। 15 में 3 चीजें, ठीक है। प्लीज नोट्स वगैरह मत देखना, अपने आप को टेस्ट करो, प्लीज मत देखो। कोएरेशन में 3 चीजें। पहला पॉइंट में 2, क्या? कमिट, क्या? एक्ट। कहां डिफाइंड है? आईपीसी में। दूसरा, रिटेनिंग या रिटेन, क्या? प्रॉपर्टी। और तीसरा, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मान लो कोएरेशन हो गया तो तीन चीजें होंगी। पहले तनु के पास क्या ऑप्शन होगा?
वॉइडेबल कहाँ सेक्शन, कौन से सेक्शन में? 19। मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? पेमेंट वापस लूं, पेमेंट वापस लेने का ऑप्शन कहाँ है? 71। और एक और एक्ट में क्या है? एसआरए में क्या बोलते हैं उसको? रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए। ठीक है, ओके। एक बार और देख लूंगी कल और रिप कर। कैपेसिटी 11 में है, 10 तो असेंशियल वैलिड्स में ही है। मैं और इसको और समझा देती हूँ। बताओ, कैपेसिटी 11 में वो आएगी, फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट दिख रहा है कैपेसिटी, हमने 10 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, 11 कैपेसिटी हो सकता है। तो 10 हमने क्या पढ़ा है? ये सबको मिला के 10 है, ये सबको मिला के 10 है ना। चारों चीजें मिलेगी तो क्या बनेगा? सेक्शन 10 ही तो बनेगा। अगर ये चारों चीजें मिलाती तो क्या बना? सेक्शन 10 बना। तुम लोग को देखो मैं बताती हूं, ये सब मिलाया तो क्या बना? कैपेसिटी 11, फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट 14, कंसेंट, कोएरेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो 19 गायब। तो ये क्या हो गया मिस्टेक? साउंड माइंड 12। अब समझ आया? ये पूरा मिला के क्या हुआ? सेक्शन 10। चले बढ़े आगे, अनडू इन्फ्लुएंस पे चले, अनडू इन्फ्लुएंस पे चले। चलिए, अनडू इन्फ्लुएंस कौन सा सेक्शन? 16। ठीक है। कोएरेशन में कितने एलिमेंट थे? 3। 3। पहला क्या था? कमिट, कमिट या थ्रेटनिंग टू कमिट, क्या? एक्ट। कहां पे फॉरबिडन है? दूसरा क्या है? क्या? और तीसरा? चले, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, अब अकॉर्डिंग टू 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract is said to be induced by, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other. इसके essentials, इसके essentials पढ़ते हैं अब। ठीक है, चले। अंडू इन्फ्लुएंस कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 16, राइट। अंडू इन्फ्लुएंस कहां डिफाइंड है? चलिए, अब इसके कितने एलिमेंट है? इसके कितने एलिमेंट है? 3। चलो, तुमने देखा है किसको इन्फ्लुएंस करना, तो उसको क्या बोलेंगे? और उस इन्फ्लुएंस में आप उससे कोई काम कराओ, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? अंडू इन्फ्लुएंस, राइट। आपने किसी को इन्फ्लुएंस करा और उस इन्फ्लुएंस में आपने किसी से कोई काम कराया, क्या बोलोगे उसको? अंडू इन्फ्लुएंस। अब हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं। A person is deemed to be in the position to dominate the will of the other। तो समझना, ये जो पॉइंटर है ना, ये हमने ऊपर जो है पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पे समझना, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बट अभी हम पहले अनडू इन्फ्लुएंस के पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर हम डोमिनेट द विल ऑफ द पॉइंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस where the relation subsisting between the parties are such that, देखो, दो लोग हैं, एक पर्सन किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उन दोनों का रिलेशन कैसा है कि एक पर्सन किसी को डोमिनेट कर पा रहा है। अब लाइन पढ़ो, where the relation subsisting between the parties, मतलब ऐसे रिलेशन है दो लोगों में that one of the party is in the position to dominate the will of other। मतलब एक पार्टी के पास क्या पावर है?
कि वो दूसरे को डोमिनेट कर पा रहा है, ठीक है। और कुछ, और वो पर्टिकुलर जब वो डोमिनेट कर रहा है तो वो जो पोजीशन वो यूज कर रहा है वो अनफेयर एडवांटेज है दूसरे के ऊपर, वो अनफेयर एडवांटेज है दूसरे के ऊपर। अब पढ़े तो अंडू इन्फ्लुएंस के पहले सिर्फ दो एलिमेंट, क्या एलिमेंट, दो लोगों में ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, और वो इस पोजीशन को कैसे यूज कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, अनफेयर एडवांटेज ओवर द। तो क्या दो पॉइंटर्स क्या है अनफेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस के, डोमिनेट करना और अनफेयर एडवांटेज लेना। अब देखो डोमिनेट, मान लो फॉर एग्जांपल मैं और तनु दो लोग हैं, मैं तनु को, हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है कि मैं उसे डोमिनेट कर पा रही हूं, एडिशनली उसकी वजह से मेरे को अनफेयर एडवांटेज हो रहा है। तो देखो कैसा है, मैंने तनु को बोला तनु एक काम कर ये प्रॉपर्टी ले ले, तनु मेरी बहुत अच्छी खास दोस्त है, मैं जो बोलती हूँ मान लेती है, मैं डोमिनेट कर रही हूँ। मैंने तनु को बोला तनु ये प्रॉपर्टी ले ले, ये 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की थी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे क्या एडवांटेज हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 4 लाख रुपए का हो रहा है, बराबर। तो मेरा कैसे ऐसी पोजीशन है, क्या पोजीशन मानी जाएगी कि मैं उसे डोमिनेट कर पा रही हूं, ये उसके 3 पॉइंट है। ऐसी क्या पोजीशन मानी जाएगी कि मैं उसे डोमिनेट कर पा रही हूं, ये 3 पॉइंट है। वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। तो पहला पॉइंट क्या है, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी। मैं एग्जांपल पे आऊंगी कि रियल अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। रियल अपेरेंट अथॉरिटी क्या होता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कि ऑपरेशन कराना है, तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो कि हाँ यार डॉक्टर ने बोल दिया अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हाँ ठीक है चल। हायर अथॉरिटी जैसे मास्टर सर्वेंट, जैसे क्या हुआ मास्टर सर्वेंट। दूसरा क्या होगा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ट्रस्ट और कौन, तो फादर और सन, सॉलिसिटर क्लाइंट, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और क्या हो गया गाइस, ऑल गुड, ऑल गुड, चलिए। एंड वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness, bodily distress, for example old illiterate person। अब मैं समझाती हूँ बहुत धीरे से, आई नो फास्ट हो गया। पहले तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के 2 पॉइंट, क्या पॉइंट, देखो मैं क्या कर पा रही हूं तनु को, और वो डोमिनेट की वजह से मुझे क्या हो रहा है। अब मैं तनु को डोमिनेट कर पाऊं, ऐसा डीम्ड, डीम का मतलब क्या होता है, माना जाएगा, माना जाएगा। तो 3 सिचुएशन में माना जाएगा। पहला सिचुएशन क्या हुआ, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, इसके एग्जाम्पल क्या हुए, डॉक्टर पेशेंट, मास्टर सर्वेंट। दूसरा क्या हुआ, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप किस बेसिस पे बनता है, और कॉन्फिडेंस पे, जैसे फादर सन, हस्बैंड वाइफ। और तीसरा क्या, कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी या परमानेंटली ऐसी हो चुकी है कि मैं उसका फायदा उठा पा रही हूं, और वो जो मेंटल कैपेसिटी है या तो वो बीमारी की वजह से है, या तो वो एज छोटा है, बच्चा है, या उसका बॉडली डिस्ट्रेस है, जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन, कोई ओल्ड एज पर्सन। तो विल कभी कभी साइन होती है ना, ओल्ड एज पर्सन को बोल देते हैं कि विल साइन कर दो फटाफट, हमारे नाम पे विल साइन कर दो। अब मेरे को बताओ कोई डाउट, पॉइंट समझो। अब पहला, रिलेशन बिटवीन द पार्टी क्या है, कि वो क्या कर पा रहा है, डोमिनेट, पोजीशन टू डोमिनेट द विल। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, डोमिनेट। डोमिनेट कैसे कर रहा है, रियल,
डोमिनेट किस तरीके से कर पाएगा? रियल अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी और मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी। चिन्नाब देखो अब आगे, और रुको ये भी तो ये आगे पढ़ना है। चलो पहले ये रिवीजन कर देते हैं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस की अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, इसका डायग्राम बनाओ। अनड्यू इन्फ्लुएंस के एरो में से दो निकालो, दो निकालो। अनड्यू इन्फ्लुएंस के इससे दो एरो निकालो। देखो ऐसे एरो निकालोगे, ऐसे ऐसे एरो निकालो और इधर लिखो अनड्यू इन्फ्लुएंस। निकालो दो एरो। दो एरो में पहला एरो में डालो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। लिखो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। लिखो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज प्लस प्लस डोमिनेट द विल। डोमिनेट द विल। लिखो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज प्लस डोमिनेट द विल। और दूसरे एरो में लिखो टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। आई एम नॉट लाइकिंग। टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस लिखा, इससे दो एरो निकाले। इधर क्या लिखा? डोमिनेट द विल प्लस क्या लिखा? रिलेशन ऑफ पार्टीज। दूसरे में क्या लिखा? अनफेयर एडवांटेज। अब अनफेयर एडवांटेज जो लिखा है, डोमिनेट द विल लिखा है ना इधर, इससे निकालो तीन एरो। इससे निकालो तीन एरो। निकालो तीन एरो। थ्री एरोज यहां से निकालो और लिखो उधर रियल अपेरेंट अथॉरिटी। रियल अपेरेंट अथॉरिटी रियल अपेरेंट अथॉरिटी अच्छा ऐसे विजिबल होगा नहीं यार। लिखिए रियल अपेरेंट अथॉरिटी पहला एरो। दूसरा लिखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। और तीसरा लिखो मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी। ये हो नहीं रहा। हो नहीं रहा है डिस्कार्ड। राइट नहीं हो पा रही। गाइस गिव मी अ मोमेंट। नहीं हो रहा। बंद करूं? एंड टास्क। थैंक यू गाइस। बताएं लिखा? लिखा सबने? एरो निकाले? गाइस लिखा? एक डायग्राम बन गया होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो लिखा होगा डोमिनेट द विल प्लस रिलेशन ऑफ पार्टीज। नीचे होगा
टू टेक द अनफेयर एडवांटेज। डोमिनेट के विल से 3 एरो निकले, रियल अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी और मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब सुनना, एक और पॉइंट लिखो नीचे। तुमने वो लिखा ना, ये डायग्राम ऐसा बना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर ऐसा बना होगा, इधर इधर तुमने लिखा होगा, इधर ऐसा एक एरो बनाओ और ऐसा लिख दो, और इधर लिख दो ऐड। चलो, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक द अनड्यू एडवांटेज। जब आप किसी की कॉन्सेंट ले रहे हो तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि हाँ अनड्यू एडवांटेज लेना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि हाँ अनड्यू एडवांटेज लेना है, हाँ अनड्यू एडवांटेज लेना है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? The burden of proving the absence of the use of dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in the position to dominate the will of other. अब मेरे को बताओ, मेरे और तनु में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? किसको प्रूव करना है कि मैंने डोमिनेट नहीं किया? तो किसको? बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। देखो, जब भी कोर्ट में केस जाता है ना, जब भी कोर्ट में केस जाता है ना, तो कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ डालती है। सबको पता है जब कोर्ट में केस जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ डालती है, नहीं कि नहीं पता है? बताइए। देखो, मान लीजिए मैं और तनु कोर्ट में गए, राइट? हम लोग केस लड़ रहे हैं, राइट? तो जो कोर्ट बोलेगा कि आपने डोमिनेट नहीं करी सामने वाले की विल, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ गगन आपको जाता है। आप पहले प्रूव करोगी, आप पहले प्रूफ करोगी कि आपने डोमिनेट नहीं करी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अनड्यू एडवांटेज का किस पे जाएगा? गगन पे जाएगा कि जिसने पोजीशन डोमिनेट नहीं करी, मेरे को प्रूफ करना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, उसने अपने आप डिसीजन लिया। तो तुम लोग देखो, पहले पॉइंटर में क्या लिखोगे? ये वाले पॉइंटर में क्या लिखोगे? अंडरस्टैंड, ये वाले पॉइंटर में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अनड्यू एडवांटेज। और एक और पॉइंट क्या लिखोगे? एक और पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे? बर्डन ऑफ प्रूफ। वो किस पे होगा? किस पे होगा? हु इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। हु इज इन द पोजिशन। मान लो डॉक्टर और पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट में किसके पास होगा? डॉक्टर। टीचर स्टूडेंट है तो किसके पास होगा? किसके क्या पास होगा? टीचर। अब मेरे को बताओ, अब बताओ, एनीबडी एल्स? प्लीज टेल मी। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आया हो, डेफिनेशन नहीं आई हो, तब अपने नोट्स और कॉपीज बंद करो, ईमानदारी से बंद करो प्लीज। एवरीबडी क्लोज द नोट्स एंड द कॉपीज, क्लोज इट। अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन से सेक्शन में है? वो डायग्राम को याद करो जो बनाया है अभी, किसमें है? उसमें से 2 पॉइंट निकले। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज के साथ प्लस लगा के, नीचे वाले एरो में अनफेयर एडवांटेज। डोमिनेंस से 3 एरो निकाले, क्या? और मेंटल कैपेसिटी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। रियल अपेरेंट अथॉरिटी का एग्जांपल मास्टर, सर्वेंट, डॉक्टर, पेशेंट। ठीक है। मेंटल कैपेसिटी क्या सिर्फ टेम्पररी हो सकती है? परमानेंट भी हो सकती है। किस चीज की वजह से हो सकती है? इलनेस की वजह से हो सकती है, एज की वजह से हो सकती है, बराबर। ठीक है। अनड्यू एडवांटेज हो गया। कोएरेजन कहाँ डिफाइन है? 15। ठीक है। कोएरेजन के कितने पॉइंट है? 3। बोल क्यों नहीं रहे? ओके, कोई नहीं बोलेगा। कोएरेजन के कितने पॉइंट है? 3। पहला पॉइंट में 2 एरो निकलेंगे, कौन से? सी डी, तो सी ऊपर है। हाँ, क्या है? कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट और
क्या? फॉरबिडन बाय, दूसरे वाले एरो में क्या निकलेगा? क्या? और तीसरे वाले में क्या निकलेगा? कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। मान लो अगर कोएरेशन से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो क्या है? ये कहां लिखा है? 19 में लिखा है, सेक्शन 19 में लिखा है। अब 19 में लिखा तो है, बट 19 में एक और चीज लिखी है, रिसेशन। रिसेशन वो कहां पर है? एसआरए में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पर है? 70 72 72। मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी, पर 72। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा? अंडर इन्फ्लुएंस का सेक्शन। तो देखो, कोएरेशन अगर हो जाता है तो उसका अफेक्ट कहां मेंशन्ड है? 19 में मेंशन्ड है। तो अगर अंडर इन्फ्लुएंस भी हो गया तो उस सेक्शन, यस, 19A। ठीक है, तो देखो कोएरेशन होता है तो उसका अफेक्ट वॉइडेबल होगा, ये कहां मेंशन्ड है। बट अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है तो उसका अगर इफेक्ट होगा तो वो कहां मेंशन्ड है? 19A में। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? पढ़े, अफेक्ट पढ़े, चलिए। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the party at the option of the party whose consent was so caused. Simple, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। मान लो अगर मिस्टेक हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। तो अंडर इन्फ्लुएंस हो जाएगी तो क्या होगा? ये कहां लिखा है? 19A फॉर एप्पल। ठीक है, मतलब अंडू इन्फ्लुएंस एक अलग सा चीज है। अंडू इन्फ्लुएंस क्या है? एक अलग सी चीज है। क्यों अलग सी चीज है? क्यों अलग सी चीज है अंडू इन्फ्लुएंस? क्योंकि इन्फ्लुएंस में आके लोग बहुत सारे काम कर देते हैं, इसलिए वो अलग सी चीज है। इन्फ्लुएंस में आके लोग काम कर देते हैं तो बहुत सारी अलग सी चीज है। सॉर्टेड? तो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it as receive any benefit thereunder upon such terms and condition as to court में deem fit। ये कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इसको इजी भी लेते हो तो। बस इसमें ये लिखा है, मैं बता देती हूँ, अगर कोई बहुत इंक्यूजिटिव है, कोई बहुत इंक्यूजिटिव है तो पढ़ लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा एब्सोल्युटली सेट असाइड हो सकता है। तो सुनो, मान लो मैंने और कबीर के बीच में एक, अच्छा सुनो, ये वाला एग्जांपल लो। मेरे और तनु के बीच में अंडू इन्फ्लुएंस हुआ था, बराबर हुआ था। या तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा, या उतना खत्म होगा जिसमें तनु कंफर्टेबल नहीं थी। ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। ये डिसाइड कौन करेगा कितना खत्म हो सकता है? पूरा की पूरा, एब्सोल्युटली। बट उतना भी खत्म हो सकता है जिसमें तनु कंफर्टेबल नहीं थी। ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इजी, इजी। चलें, अब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नीचे वाला आंसर मत देखना, ईमानदारी से पहले अपने आप को देखो कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो, अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर। अब मेरे को बताओ, ये रियल अपेरेंट अथॉरिटी है कि फिड्यूशियरी है? कम ऑन, रियल। फिड्यूशियरी तो ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस पे होता है, तो फादर सन, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक कार है, कल किसके पास? रॉयल एनफील्ड थी, राइट? मैं तुम्हें इंड्यूस करती हूँ कि तुम अपनी रॉयल एनफील्ड मुझे बेच दो 10,000 रुपए में, मैं तुम्हें एग्जाम में 100 में से 100 दूंगी। तुम इंड्यूस हो जाओ, मान लो हो गए, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंगली द कार वॉज सोल्ड। तुम इंड्यूस भी हो गए, तुमने मुझे कार या रॉयल एनफील्ड बेच दी। हाउएवर द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू स्यू हिज टीचर। तुम्हारे पापा ने बोला कि मुझे स्यू कर दो। State on what ground the student can sue the teacher। क्या कोएरेशन हुआ है? अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है? कौन सा अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है?
रियल है। तो तुम्हारे तो इनके पास ऑप्शन क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का अफेक्ट कहां पर दिया गया है? तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे लिखना है देखो। यस, पहले तुम क्या बताओगे? यस, कि स्टूडेंट स्यू कर सकता है। तुमने पहले क्या बताया एक लाइन में? हाँ, कि वो मुझे स्यू कर सकता है। कहां कर सकता है? कहां करेगा? अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 of the Indian Contract Act. The effect of this contract would be, the effect of the contract would be voidable, defined under section 19A of whose 19A of Indian Contract Act 1972. समझ गए? समझ गए? पर अगर मान लो ये कोएरेशन का होता तो तुम क्या क्या लिखते? वॉइडेबल लिखते, सेक्शन 15 लिखते, वॉइडेबल लिखते। वॉइडेबल कहाँ, कौन सा सेक्शन? 19। और क्या लिखते? रिसेशन, रिसेशन ऑफ एसआरए, और सेक्शन नंबर 72। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अगर कोएरेशन होता तो अफेक्ट सारे लिखते, अंडर इन्फ्लुएंस में एक ही अफेक्ट है तो एक ही लिखोगे। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब आता है फ्रॉड। तो अभी तक हमने फ्री कॉन्सेंट पढ़ा, तो फ्री कॉन्सेंट में पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा? 13। 30 में क्या डिफाइन था? कंसेंट में दो चीजें थी। फ्री कॉन्सेंट कहां था? कोएरेशन कहां था? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां था? अनड्यू इन्फ्लुएंस का अफेक्ट कहां था? कोएरेशन का अफेक्ट कहां था? ठीक है, 19। अनड्यू इन्फ्लुएंस का था कहां था? अब बताइए कि अब लिख पाओगे? अब लिख पाओगे वहां पे? तुम्हें जैसे यू सेड मी राइट यस्टरडे कि लिखने में प्रॉब्लम है, समझ सब आता है। लिखने, अब लिखने में कोई टर्मिनोलॉजी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कीवर्ड्स वही लिखोगे जो है बेयर एक्ट में। ठीक है, सॉर्टेड। फ्रॉड पढ़े। चलिए, फ्रॉड कहाँ है? तो हमारा एक सेक्शन कौन सा मिसिंग था? 19। चलिए, फ्रॉड मीन्स and includes any of the following act committed by a party to contract which in connivance or by his agent। connivance क्या होता है? क्या connivance मतलब? कनिंगनेस होती है ना, कनिंगनेस, क्लेवरनेस, कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट विथ एंड, कनाइवेंस मतलब खुद का दिमाग, खुद की क्लेवरनेस, चालाक दिमाग, with an intent to deceive any other party thereto or his agent or to induce him to enter into contract. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। अब सुनो, फ्रॉड थोड़ा सा तकलीफदायक है, बट अपन इजी करेंगे। ठीक है, इजी करें फ्रॉड को। पहले फ्रॉड कहां डिफाइंड है? 17। चलिए, अब ऐसा एक्ट जो मैंने कमिट करा है, मेरी किसकी क्लेवरनेस नहीं बोलना, कनाइवेंस। क्या से? कनाइवेंस से। और बाय हिज एजेंट मतलब या तो मैंने किया या किसने किया? मेरे एजेंट ने किया। किस इंटेंट से किया? हमारा इंटेंशन क्या था? सामने वाले को डिसीव करना। क्या क्या इंटेंशन था? डिसीव करना, या उसके एजेंट को डिसीव करना, या उसके एजेंट को रिसीव करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। पहले ये पढ़ो, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनो, अब याद रखो, व्हाट्स योर नेम? श्रेया। मैंने अपनी किस चीज से? अपने दिमाग का क्या है मीनिंग? कनाइवेंस। या मेरे एजेंट ने
ईशा को क्या किया? डिसीव किया। अरे कनाइवेंस, कनाइवेंस किया क्या होता है? डिसीव किया। ईशा को क्या किया? डिसीव। या उसके एजेंट को किया। मैंने किया, मैंने किससे किया? या मेरे किसको किया? तो ईशा को किया। ईशा मत लिख के आना, अदर पार्टी लिख के आना, अदर पार्टी को किया। ठीक है, क्या किया? रिसीव किया। उसको किया या उसके किस इंटेंशन से किया? कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, पहला पोर्शन लर्न हुआ लर्न। चलिए, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट इज नॉट ट्रू बाय वन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब एक मैंने फैक्ट बताया जो गलत था और उसे बिलीव कराया कि वो सही है जानबूझकर। ठीक है, तो सजेशन किस चीज का था? एक फैक्ट का था, और उसको क्या बिलीव कराया? दैट इज बिलीव इट टू बी ट्रू। दूसरा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज बिलीफ ऑफ द फैक्ट। मतलब मेरे पास कोई नॉलेज था जो मेरे को उसे बताना चाहिए था बट मैंने नहीं बताया, तो एक्टिव कंसीलमेंट मतलब छुपाना एक्टिवली, तो एक्टिव कंसीलमेंट करना। तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब मैंने उसे प्रॉमिस किया और मेरा इंटेंशन क्या था? कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। मैंने उससे प्रॉमिस किया विद द इंटेंशन कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। और एनी अदर फिटेड टू एक्ट टू डिसीव, मतलब कोई ऐसा एक्ट जिससे मैं उसे डिसीव कर सकती हूँ। या एनी सच एक्ट ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब ऐसा एक्ट जो लॉ बोलता है कि ये फ्रॉड में आएगा। तो 5 चीजें पढ़े, डिफिकल्ट है थोड़ा सा बट कोई बात नहीं। चलिए, इट इज इजी। फ्रॉड किधर डिफाइन है? ठीक है, ठीक है। पहले किसने करा? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मैं हूं। किससे किया? मेरी कनाइवन से। या मेरे किसको किया? अदर पार्टी को। किस इंटेंशन से किया? और या उसके एजेंट। क्यों किया? एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हो गया पहला। ऐसा फैक्ट जो ट्रू नहीं था, ऐसा फैक्ट जो ट्रू नहीं था बट उसे ये बिलीव कराया कि वो ट्रू है। मतलब ऐसा फैक्ट जो ट्रू नहीं था उसको बिलीव कराया कि वो ट्रू है। ऐसा नॉलेज जो मेरे पास था, मतलब एक्टिव कंसीलमेंट, जो मेरे को उसको बताना चाहिए था। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? एक्टिव कंसीलमेंट। थर्ड, ऐसा प्रॉमिस जो मैंने करा बट मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं नहीं करूंगी। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंडिंग टू परफॉर्म इट। चौथा, कोई ऐसा एक्ट जो डिसीव करने लायक हो। और पांचवा, कोई ऐसा एक्ट है ओमिशन जो लॉ बोलता हो कि फ्रॉड है। बताओ बताओ। बताओ भैया, करें? कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो। फ्रॉड का सेक्शन, फ्रॉड का सेक्शन। ओके, फ्रॉड में पार्टी कौन है? मैं। तो फ्रॉम द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसने क्या यूज किया? और क्या उसके सामने वाला पर्सन? अदर पार्टी। किस चीज के लिए किया? इंटेंशन क्या था? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। 5 चीजें। पहला, सजेशन ऑफ फैक्ट, सजेशन ऑफ बिलीव इट टू बी ट्रू। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट। तीसरा, चौथा, कोई ऐसा दूसरा एक्ट जो डिसीव करने लायक हो। और पांचवा, कोई ऐसा एक्ट और मिशन जो डिक्लेयर्ड है टू बी फ्रॉड। तो देखो,
स्पा लिखो, स्पा। हाँ जी, वो, हाँ वो बार आए कि वो ट्रू है, यस। ठीक है, स्पा याद करो। फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड में क्या है? पहला बताओ, एस क्या होगा? पी क्या होगा? प्रॉमिस मेड विद द इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग। तीन है, ए बताओ। तीसरा एक्ट बताओ। एनी अदर एक्ट, एनी अदर एक्ट विद डिसीव। और पांचवा, ऐसा देखो, या तो एक एनी अदर एक्ट है और एक ऐसा एक्ट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड है। चलो, फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड, तुमने फ्रॉड किया, तुमने पैसे कमाए, तुम स्पा लेने चले गए। तुमने फ्रॉड किया, पैसे कमाए और स्पा लेने चले गए। अब करें, फ्रॉड में क्या है? एस क्या होता है? पी क्या होता है? परफॉर्मिंग इट। ए क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट। चौथा ए क्या है? एनी एक्ट टू बी डिसीव्ड। और पांचवा एक्ट क्या है? एनी एक्ट जो डिक्लेयर्ड है लॉ में कि वो फ्रॉड है। बताइए, बताइए, फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड में क्या है? चलिए, पैसे कमाए और स्पा लेने चले गए, ठीक है। चलिए, अब अफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? अफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? जो ये एसेंशियल्स है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। चलो, व्हेन द कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। अच्छा, वॉइड कब होगा? मिस्टेक कहां डिफाइंड है? तो गायब क्या था? 19 का यूज हमने अभी तक कहां किया? अंडर इन्फ्लुएंस 19A, 19A। चलिए, अब he has the following remedies, he has the following, he can resign the contract within the reasonable time। रिसाइंड कहां करेगा? रिसाइंड कहां करेगा? SRA। किसने बोला? नाइस, गुड। रिसाइंड कहां करेगा? SRA। SRA का एक्ट का नाम क्या है? स्पेशल, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ईयर क्या है? 1963। 1963। वो डैमेजेस भी मांग सकता है। वो क्या मांग सकता है? डैमेजेस ही मांग सकता है। और वो ये भी बोल सकता है कि आप ये परफॉर्मेंस करो, कि आप ये परफॉर्मेंस करो ऑन द कंडीशन दैट he shall be put in the position in which he would have been had the representation made be true। अब सुनना, इसका एग्जाम्पल सुनो, ये समझ आएगा एग्जाम्पल से। मान लो, मान लो मैंने तनु को एक प्रॉपर्टी बेची, ठीक है। वो प्रॉपर्टी में जो प्रीवियस ईयर के टैक्सेस थे वो मैंने पे नहीं करे थे, 2 लाख रुपए के, और मैंने तनु को ये नहीं बताया। मेरे को बताओ ये स्पा में से किस में आएगा? समझो वापस, मैंने तनु को एक प्रॉपर्टी बेची, वो प्रॉपर्टी के लास्ट के टैक्सेस, पास्ट ईयर के टैक्सेस मैंने पे नहीं करके रखे 2 लाख रुपए के। वेरी नाइस, यस। एक्टिव कंसीलमेंट मतलब मेरे को बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो तनु क्या कर सकती है? तनु तो वॉइडेबल कर सकती है, ठीक है। वो रिसाइंड कर सकती है, कहां पे कर सकती है? वो मेरे को डैमेजेस के लिए सू कर सकती है। बट वो एक और चीज बोल सकती है, वो ये बोल सकती है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, इनको बोलो कि 2 लाख रुपए पे करे और मेरे को प्रॉपर्टी बेचे। तनु एक और चीज क्या बोल सकती है? टैक्सेस पे करो, प्रॉपर्टी, मतलब तनु ये बोल सकती है कि मेरे को तो ये प्रॉपर्टी चाहिए, बट कंडीशन क्या है कि ये जो एक्टिव कंसीलमेंट इन्होंने किया है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। पढ़ो, अब थर्ड पॉइंट पढ़ो। ही कैन इंसिस्ट ऑन द, कौन इंसिस्ट कर रहा है मेरे इसमें? तनु।
ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या परफॉर्मेंस की, मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, ऑन द कंडीशन, बट तनु ने क्या कंडीशन लगा दी, दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन, उसको उस पोजिशन में डालो इन विच ही वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशन मेड बी ट्रू, मतलब मेरे को ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाता कि टैक्सेस तो सारे पे हैं। अब बताओ, अब बताओ गाइस, इजी, इजी पीजी। फ्रॉड में क्या है, फ्रॉड में क्या है, ठीक है। अब फ्रॉड अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अब हो गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, बट तनु क्या कर सकती है, पहले तो वो बोलेगी कि मेरे को डैमेज दो, ठीक है, मैंने इतना टाइम वेट किया, मैं तो तुम्हारे घर का वेट कर रही थी कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी, 4 महीने वेट किया, मैंने रेंट भी पे किया वहां के, तो मुझे 1 लाख रुपए डैमेजेस दो। और क्या बोलेगी, रिसाइंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट, वो कहां बोलेगी, एसआरए का ईयर क्या है, और वो एक और चीज क्या बोल सकती है, परफॉर्मेंस, बट कंडीशन क्या लगाएगी कि वो कंडीशन होती ही नहीं, कि वो जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है वो होता ही नहीं। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है, कोएरेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, अनड्यू अंडर इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, ठीक है। अब एक पॉइंट पढ़ना, क्या साइलेंस फ्रॉड होता है, होता है, चलिए अब पढ़े, 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 चलो, नो इट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 आएंगे, साइलेंस के एक्सेप्शन है, यू आर करेक्ट, मैं पढ़ाऊंगी, यस 19, 19 या, चलो, तो अंडर इन्फ्लुएंस सिर्फ अलग था, अलग था, तो सेक्शन क्या है, 19 है, चले। अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, जो पार्टी है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पूरा ट्रुथ बताए अदर पार्टी को, मैं कोई ऑब्लिगेशन में थोड़ी हूं कि मैं तनु को बताऊं कि मैंने टैक्सेस पे नहीं किया। caveat emptor, let the purchaser be where is the rule applicable to contract, मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी परचेस कर रही है ना, तो वो खुद अपने आप पता लगाए कि मेरी प्रॉपर्टी में टैक्सेस पे हुए कि नहीं हुए, समझो इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन है जो तुम बोल रही थी। देखो, क्या साइलेंस, क्या मैंने अगर नहीं बताया तनु को कि टैक्सेस पे नहीं हुए, तो क्या मैं ऑब्लिगेटेड हूं क्या बताने के लिए, क्या मैं ऑब्लिगेटेड हूं बताने के लिए, नहीं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि केवियट एम्प्टर लगता है, केवियट एम्प्टर क्या बोलता है, लेट द बायर बी वेयर, लेट द बायर बी वेयर, there is no duty to speak in such cases and the silence does not amount to fraud, silence does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose the fact which are within the knowledge of both the party. अब समझो, अब साइलेंस अभी तक फ्रॉड नहीं है, राइट, साइलेंस अभी तक फ्रॉड नहीं है, कब फ्रॉड है, 2 कंडीशन में, पहला जब उसकी ड्यूटी है, और दूसरा व्हेन जब साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा, इसको समझो, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस है केस में जब वो पर्सन की ड्यूटी है बोलना, वो पर्सन की ड्यूटी है, और अगर वो नहीं बोलता है तो क्या होगा, फ्रॉड, वो नहीं बोलता तो क्या होगा, फ्रॉड। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गुड फेथ, समझो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट है, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, जब आपकी ड्यूटी है सामने वाले को बताना और आपने नहीं बताया, तो साइलेंस फ्रॉड होगा, हाँ फ्रॉड होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, आपको सारी चीजें बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस में आपको सारी चीजें बतानी है। और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ
फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो 3 कॉन्ट्रैक्ट तो फैमिली के हो गए। एक हो गया फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, एक हो गया मैरिज, एक हो गया फैमिली सेटलमेंट। एक क्या हो गया फिड्यूशियरी, एक हो गया मैरिज और एक हो गया, अब फैमिली में अपन इंश्योरेंस तो कराते ही हैं, तो वो कौन सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो बताओ कब ड्यूटी टू स्पीक है, जुडिशरी, मैरिज, इंश्योरेंस, फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट। इजी इजी। और दूसरा है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। समझो A says to B if you do not deny it, अगर तुम मना नहीं करते, मैं ये अज्यूम करूंगा कि हॉर्स बिल्कुल साउंड है। मैंने कबीर को बोला कबीर अगर तुमने ये मना नहीं करा तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हॉर्स तो बिल्कुल साउंड है जो तुम बेच रहे हो। तो ए ने उसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब हॉर्स साउंड है। वापस बताऊं, वापस बताऊं, देखो कबीर के पास गई, मेरे को कबीर का घोड़ा पसंद आ गया। मैंने कबीर को बोला कबीर अगर तुमने मेरे को कुछ भी नहीं बोला घोड़े के साउंड माइंड में, तो मैं ये समझूंगी कि घोड़ा साउंड माइंड है। कबीर ने कुछ नहीं बोला, तो क्या वो साउंड माइंड है घोड़ा? हाँ है। तो साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच कर दिया मैंने। देखो लड़का लड़की की तरह समझो, समझ जाओगे। तुमने अपना प्रपोज्ड लड़की को जाके बोला या लड़की को जाके बोला अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हारी हाँ मानूंगा। तो क्या है, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो क्या वो हाँ है? हाँ है। तो where the silence is equal to speech। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आता है क्या साइलेंस फ्रॉड है? तो जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं है, जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? कौन सा फ्रेज है? केवियर टेम्पटर। केवियर टेम्पटर क्या बोलता है? लेट द बायर बीवेयर। बट साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा कब? ड्यूटी टू स्पीच और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ड्यूटी टू स्पीच में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे? फिड्यूशरी, फैमिली, मैरिज, इंश्योरेंस और शेयर अलॉटमेंट। तो चार तो फैमिली के हो गए। तो एक हो गया फैमिली सेटलमेंट, एक हो गया मैरिज, एक हो गया फिड्यूशरी और एक हो गया इंश्योरेंस और एक हो गया शेयर अलॉटमेंट। और ड्यूटी इक्विवेलेंट टू स्पीच आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब रुको, चलिए अब तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को कल जैसे नोट्स बनवा दूं, छोटा 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 जो कल बनवाया था? हाँ चलो करो, आइए प्लीज, आइए गाइस। क्या हम 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर मेरे को दूसरा विंडो खोलना है, कर सकते हैं हम लोग? ठीक है बट चलिए रहने दे, मैं इसमें कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें कर लेती हूँ। चलो करें, ऊपर हेडिंग डालो, ऊपर हेडिंग डालो, डालो अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डालिए, डालिए अदर असेंशियल एलिमेंट्स। और सुनो अपनी कॉपी को लैंडस्केप कर लो, कॉपी को लैंडस्केप करो। हाँ लैंडस्केप गाइस, लैंडस्केप। लैंडस्केप समझते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करें, हॉरिजॉन्टल करो। टेक अ पेज फ्रॉम योर फ्रेंड्स यार, टेक अ पेज फ्रॉम योर फ्रेंड्स। चलो पुट योर कॉपीज ऑन द हॉरिजॉन्टल मोड एंड ऊपर हेडिंग लिखे अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी जल्दी करो, 20 मिनट्स है हमारे पास। अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें प्लीज, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें प्लीज। लिखा सबने? लिखा सबने? लिखा? चलिए लिखा। अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैश बनाओ, द डैश लिखो सेक्शन 10।
लिखिए सेक्शन 10, लिखिए सेक्शन 10, लिखिए सेक्शन 10। लिखा? लिखा? उसमें से एरो निकालो 4, 4 एरो निकालो, डालो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, डालो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लिखो सेक्शन 11 फटाफट गाइस, सेक्शन 11, लिखिए सेक्शन 11। कैपेसिटी में लिखिए 3, साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लिखिए फटाफट, बी वेरी फास्ट। साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर में लिखिए रेड विद गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट, मेजर में लिखिए, चलिए मेजर में लिखिए रेड विद गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट, मेजर में लिखिए रेड विद गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट, मेजर में लिखिए रेड विद गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट, मेजर में लिखिए रेड विद गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट। सेकेंड एरो में डालिए फ्री कॉन्सेंट, सेकेंड एरो में डालिए फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सेंट को अंडरलाइन, कॉन्सेंट को अंडरलाइन करिए और उसकी कॉन्सेंट के जस्ट ऊपर लिखिए सेक्शन 13, सेक्शन 13, सिर्फ कॉन्सेंट पे, सिर्फ कॉन्सेंट पे लिखिए सेक्शन 13, फ्री कॉन्सेंट पे पूरा लिखिए सेक्शन 14, फ्री कॉन्सेंट पे पूरा लिखिए सेक्शन 14, सेक्शन 14। थर्ड पे लिखिए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, थर्ड पे लिखिए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लास्ट में लिखिए नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कम ऑन गाइस फास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। फ्री कॉन्सेंट पे डालो 5 एरोज, फ्री कॉन्सेंट पे डालो 5 एरोज। फर्स्ट लिखो कोएरेशन अंडर सेक्शन 15, अनडू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, मिस्टेक 20, 21, 22, 20, 21, 22 डालें। लिखा? सब लिख लिया? शॉर्टकट लिखा ना? शॉर्टकट लिखा ना? शॉर्टकट क्यों लिखा? फुल लिखो, एग्जाम में शॉर्टकट मार्क्स मिलेंगे, फुल में फुल मार्क्स देंगे। अभी लिखो साथ में, कुछ नहीं होता, लिखो। डन? अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, सबके सेक्शन साथ में लिखना, फ्रॉड के भी साथ में, सबके सेक्शन साथ में लिखना, क्योंकि जब ये चार्ट पढ़ लोगे तो पूरा आ जाएगा। डालिए फटाफट, बी फास्ट। सबका हो गया? किसी का बचा? किसी का बचा है? बचा है? चलिए ईशा जल्दी करो, हो गया? कहां पर अटकी हो गया? चलो अब डालो फ्री कॉन्सेंट को, दूसरे टेबल पे लेके जाओ, पेज चेंज करो, पेज चेंज करो, पेज चेंज करो, फ्री कॉन्सेंट ऊपर लिखो, पेज चेंज करो, फ्री कॉन्सेंट ऊपर लिखो, पेज चेंज करो, फ्री कॉन्सेंट ऊपर लिखो, कॉन्सेंट को अंडरलाइन मारो, कॉन्सेंट को अंडरलाइन मारो,
और उधर से 2 एरो निकालो, सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस, सेम थिंग सेम सेंस। सेम थिंग सेम सेंस। हो गया। प्री कॉन्सेंट से अब एरो निकालो, प्री कॉन्सेंट से एरो निकालो, पहला एरो निकालो कोएरिजन, पहला एरो निकालो कोएरिजन, पहला एरो ईशा थोड़ा दूर लेके जाओ, थोड़ा दूर लेके जाओ, और दूर कोने पे लेके जाओ, बिल्कुल कोने पे ले जाओ, हाँ कोने पे ले जाओ। अब लिखो, हाँ नीचे डालो, कोएरिजन, कोएरिजन, कोएरिजन से 3 एरो निकालो, कोएरिजन से 3 एरो निकालो, 3 एरो निकालो कोएरिजन से। पहले एरो में लिखो कमिट थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट थ्रेटनिंग टू कमिट, पहला पॉइंट कमिट थ्रेटनिंग टू कमिट, पहला पॉइंट कमिट थ्रेटनिंग टू कमिट। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कमिट है। दूसरा पॉइंट लिखो एक्ट, नहीं 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 नहीं, उधर ही, उधर ही कोएरेशन में पहला पॉइंट एक्ट कम है, हाँ इसी में दूसरा पॉइंट लिखो एक्ट, और तीसरे में लिखो तो उसी का तीसरा पॉइंट फॉरबिडन बाय लॉ। ईशा जरा शो देम द कॉपी, शो योर कॉपी लाइक दिस, शो योर कॉपी लाइक दिस, पास चली जाओ एक बार, शो द कॉपी लाइक दिस, एक बार चली जाओ, एक बार चली जाओ प्लीज, शो देम द कॉपी। ठीक है, गुड गुड, ओके लिखा। सेकंड में लिखो, अब सेकंड हेडिंग में लिखो, नहीं नहीं इधर हो गया, तुमने क्या क्या पॉइंट लिखे? फॉरबिडन बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय आईपीसी, हाँ सही है। अब सेकंड में लिखो अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, unlawful detaining or threatening to detain the property, unlawful detaining or threatening to detain the property। और फिर थर्ड में लिखो intention to create the contract, intention to create the contract, हाँ इधर ही आएगा, intention to create the contract, intention to create the contract। अब इन तीनों की नीचे से एक एरो बनाओ, तीनों को मिलाकर, हाँ नीचे डालो अफेक्ट, ही शोइंग यू, हाँ वो आ रही है अफेक्ट अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 19 निकालो इसके 3 एरो नीचे, voidable, recession of voidable contract, और सेक्शन 71 ऑफ आईसी है, रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर एसआरए, उधर डालो अंडर एसआरए, अंडर एसआरए 1963, और थर्ड में डालो सेक्शन 71, थर्ड में डालो सेक्शन 71। एक बार ईशा प्लीज सबको दिखा दो, प्लीज सबको दिखा दो यार, प्लीज सी द कॉपी इफ यू फील एनी डाउट, प्लीज प्लीज सी क्या 72, हाँ 72, 72, 72, 72। चलिए अब कल करेंगे अपन, कल लिसन, कल स्टार्टिंग में कराऊंगी अंडू इन्फ्लुएंस के पहले डायग्राम से, फ्रॉड के डायग्राम से, फिर हम करेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर हम करेंगे मिस्टेक, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का पार्टिंग नोट मेरी साइड से है, आज का पार्टिंग नोट मेरी साइड से, द सीक्रेट ऑफ being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day. So be happy. If the online students want to get in touch with us, the numbers are displayed on the screen. You can contact the requisite numbers. You can also visit us on this particular
center if you guys want to. So people sitting online, if you guys want any help from us and need to contact us, you can just contact the requisite numbers given on the screen. Thank you so much for joining in live. Take care of yourselves. Thank you so much for joining in live. Take care of yourselves. Thank you so much for joining in live. Take care of yourselves. So